Hello everyone. Today I am going to discuss the topic of finite and non-finite verbs. क्या होते हैं finite या non-finite verbs? Before starting with the fourth type of verb, that is finite verbs, let's have a quick look about the placement and its relationship with other chapters. तो verb कितने तरह के होते हैं? पहला है ट्रांसिटिव वर्ब. आप इस चार्ट में देखिए इसको गौर से. फर्स्ट इज योर ट्रांसिटिव वर्ब, सेकंड इज इनट्रांसिटिव वर्ब, थर्ड इज फाइनाइट वर्ब, फोर्थ फाइनाइट वर्ब, फिफ्थ नॉन फाइनाइट वर्ब. अब इसमें आप देख सकते हैं जब ट्रांसिटिव वर्ब है तो ट्रांसिटिव वर्ब दो तरह से डिवाइड होते हैं आगे. वन इज ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, जो कि हम अलग वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में मैं नॉन फाइनाइट वर्ब डिस्कस कर रही हूँ. सो ट्रांसिटिव वर्ब में दो कैटेगरीज है. वन इज़ कंप्लीट प्रेडिकेशन एंड अदर इज़ ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. इसके बाद आता है इनट्रांसिटिव वर्ब. इनट्रांसिटिव वर्ब में केवल कंप्लीट प्रेडिकेशन होता है. ये वाला जो ट्रांसिटिव वर्ब का हिस्सा है या इनट्रांसिटिव वर्ब का हिस्सा है, इसका एक चैप्टर आपका बनता है, दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव कन्वर्जन्स. फिर दूसरा है, चौथे नंबर पे आता है फाइनाइट वर्ब, पांचवे पे है नॉन फाइनाइट वर्ब. एंड नॉन फाइनाइट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, नेमली द इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड्स. इन्फिनेटिव को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, which is two infinitives and bare infinitives. Participles is another chapter and gerunds जो कि verbal noun है वो अलग chapter है. Participle verbal adjective कहलाता है, वो other chapter है. So these are all basically four chapters हैं इस एक chart में. One is active passive voice, other is infinitives, then participles and then gerunds. तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर एक्चुअली फाइनाइट वर्ब्स. आप किसको कहेंगे फाइनाइट वर्ब्स? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स मैम किसको कहा जाएगा. सो द वर्ब्स विच आर लिमिटेड बाय पर्सन, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, एंड द नंबर यानी सिंगुलर एंड प्लूरल, आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स. अब इसका क्या मतलब है लिमिटेड बाय नंबर और पर्सन का? आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं उसमें लिखा है ही कम्स हियर टुडे. तो ही है आपका सब्जेक्ट और ये सिंगुलर है. सिंगुलर माने इसका नंबर क्या है? वन, नॉट मोर देन वन. और अगर ही है तो आप लगाएंगे COMES लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर नंबर होगा तो S लगता है, ES लगता है हमारे वर्ब में, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. और जैसे ही आप ही को बदल के दे कर देते हो, प्लूरल कर देते हो सब्जेक्ट को, तो आप S डिलीट करके उसको कह देते हो कम. तो ये एक में आप COMES लिख रहे हो और एक में आप COME लिख रहे हो, तो इसका मतलब वर्ब आप चेंज कर रहे हो. तो ऐसे वाले वर्ब्स जो चेंज हो जाते हैं जैसे ही आप किसी उसके सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन, या तो आप फर्स्ट पर्सन से सेकंड कर दीजिए, सेकंड से थर्ड कर दीजिए, जब आप ऐसे करेंगे तब भी ये चेंज अकर करता है. और अगर आप नंबर चेंज कर देंगे, जैसे इस एग्जांपल में मैंने नंबर चेंज किया, तो इसमें आप देख रहे हो कि वर्ब हमारा बदल गया. तो इस तरह के वर्ब जो कि यहाँ पे कम्स और कम का एग्जांपल हमने लिया है, ये कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब्स. इन दिस एग्जाम्पल वी आर चेंजिंग द पर्सन. तो आप देख रहे हो आई लिखा है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो उसमें हमने लिखा आई कम टुडे. फिर अगर आप थर्ड पर्सन लगा देते हो शी, तो शी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, और आपने लिख दिया कम्स. फिर आपने लगाया यू जो कि सेकेंड पर्सन है, फिर वो हो गया कम. तो यहाँ पे COME कम, COMES, फिर COME. तो यानी कि ये जो वर्ब है ये बदल रहा है, देयरफॉर ये फाइनाइट वर्ब है. So I have written it down that it is clear that when the verbs are regulated in accordance with the number and person of the subject, then they are called finite verbs. So all verbs in indicative, imperative and subjective moods are finite.
Now moving on to the discussion of non-finite verbs. अब non-finite आप किसको कहेंगे? तो सबसे पहले याद रखिए कि इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल और जेरेंड्स, ये 3 फॉर्म्स हैं non-finite verb के. अब इसको थोड़ा आराम से धीरे से समझने की कोशिश करिए, बहुत हरी में मत रहना. टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. When verbs are not limited by number and person, then such verbs are called non-finite verbs. तो जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, फाइनाइट का उल्टा है नॉन फाइनाइट. फाइनाइट कब होते हैं? जब कोई भी वर्ब लिमिट हो जाता है, यानी गार्ड हो जाता है बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. और अगर वो वर्ब गार्डेड नहीं है नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट से, तो फिर वो नॉन फाइनाइट है. सीधा सा मतलब है कि वो चेंज नहीं होगा. कौन नहीं चेंज होगा? वर्ब. किससे, किसकी वजह से नहीं चेंज होगा? Due to the number and person of the subject. Therefore, in such a case, the verb is non-finite verb. Example: He plans to come here today. अब यहाँ पे देखो 2 वर्ब दिख रहे हैं. 3 सेंटेंस लिखे मैंने. एक लिखा he plans to come here today, फिर लिखा they plan to come here today, फिर लिखा I plan to come here today. अब जब he, they, I, ये तो तुम्हारे हो गए सब्जेक्ट. he जो है वो थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर है. दे थर्ड पर्सन का है, प्लूरल है. आई फर्स्ट पर्सन का है और सिंगुलर सब्जेक्ट है. अब वर्ब कौन कौन से हैं इसमें? एक तो ही प्लान, यानी प्लान कर रहा है. दे प्लान, वो प्लान कर रहे हैं. आई प्लान, मैं प्लान कर रही हूँ. तो जो एक्शन है वो प्लानिंग है. तो दैट इज़ अ वर्ब पहला. फिर इसमें दिया है कम, आना. तो आने का भी एक कार्य है, वो भी एक एक्शन है, तो वो भी एक वर्ब है. तो हमारे पास 2 वर्ब है. अब इसमें से जो प्लान आप देख रहे हो, एक में ही के साथ प्लान्स लिखा है, एस लगाया, फिर दे के साथ प्लान लिखा, आई के साथ प्लान लिखा. यानी हम प्लान वाला जो वर्ब है वो बदल रहे हैं अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. तो जो PLAN या PLANS वाला वर्ब है, ये हो गया आपका फाइनाइट वर्ब. ये बदल रहा है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से. लेकिन एक दूसरा वर्ब है इसमें टू कम, टू कम, टू कम. चाहे आप जो भी उसका सब्जेक्ट बदल दें, वो नहीं बदल रहा है. तो ये कहलाता है नॉन चेंजिंग. जो वर्ब फॉर्म होता है ये है आपका नॉन फाइनाइट. इट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. सो देयरफॉर इन अबव एग्जाम्पल द वर्ब या वर्ड प्लान्स agrees with the subject and it changes according to it. Hence it is a finite verb. But the verb to come does not change with the change in number and person of the subject. Hence it is a non-finite verb. Here in this sentence it is infinitive क्योंकि to लगा है, to come, ये to infinitive है. अब आइए चलते हैं. जो non-finite की 3 कैटेगरीज थी उसमें से पहली वाली को पढ़ते हैं. दैट इज़ द infinitive. तो इन्फिनेटिव को हम कहते हैं वर्बल नाउन. ये वर्ब नाउन है. क्या मतलब होता है? ये 2 तरह के हैं, टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव. यू आर सीइंग इन योर चार्ट. सो द डेफिनेशन सेज द इन्फिनेटिव इज अ नाउन विथ सर्टेन फीचर्स ऑफ वर्ब. तो इन्फिनेटिव क्या है? एक्चुअली वो नाउन है, लेकिन उसके फीचर्स किसके हैं? वर्ब की तरह हैं. जैसे चिल्ड्रन लव टू प्ले. अब चिल्ड्रन लव व्हाट? अब आपने अगर क्वेश्चन पूछा चिल्ड्रन लव व्हाट, मैंने लिख रखा है इस पर, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट का जब भी आप जवाब मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है. तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं इस एग्जाम्पल में द चिल्ड्रन लव व्हाट, तो आंसर मिलेगा आपको टू प्ले. तो इसका मतलब टू प्ले जो है वो ऑब्जेक्ट की जैसा काम कर रहा है, यानी कि ये है ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये नाउन होगा. तो ये हो गया क्या चीज़? नाउन. बट इसका फंक्शन क्या है? फीचर क्या है इसका? तो इसका फीचर तो वर्ब है, क्योंकि प्ले अपने आप में वर्ब है, एक्शन वर्ड है. सो देयरफॉर टू प्ले जो है वो नाउन है विथ सर्टेन फीचर्स ऑफ वर्ब. तो इसीलिए बन जाता है इन्फिनेटिव. सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड. अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप एक बार फिर से वीडियो पॉज करिए और फिर से रिवाइंड करिए और उसको देखिए. सो टू प्ले, इसमें एक चीज़ बस नई है आपके लिए, ये मैंने लिख भी दी है इसलिए मैं पढ़ के भी बोल दे रही हूँ. एज डिस्कस्ड बिफोर, आंसर टू व्हाट गिव्स नाउन.
तो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ही आपको समझाया है, जब मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाया जाता है सेंटेंस में, ये बता रही थी। तो आप ये सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का तरीका है कि अगर आप क्वेश्चन व्हाट पूछेंगे, जैसे हमने इसमें कहा था चिल्ड्रन लव व्हाट, तो आंसर अगर मिलता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट के जवाब में आंसर मिलता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। whom के जवाब में अगर आंसर मिलता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सो देयरफॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि व्हाट के जवाब में मिला है। हेंस टू प्ले इज नाउन, बट प्ले इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड, that is verb. Thus, play is both. It is a verb also and a noun also. Therefore, it is called infinitive. और infinitive भी किस टाइप का है? दो तरह के infinitives होते हैं, to infinitive और bare infinitives. तो ये हो गया to infinitive. तो इसका जो syntax होता है वो होता है to plus verb. आप एक एक्सरसाइज देख रहे हैं अपने सामने, इसमें जो बॉक्सेस में है वो आपके इन्फिनेटिव्स हैं। जैसे टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, शी रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स, एवरीबडी विशेस टू एंजॉय लाइफ, वुमेन लव टू गॉसिप। तो जितने भी रेक्टेंगल बॉक्सेस में हैं ये आपके टू इन्फिनेटिव्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इन्फिनेटिव की? इन्फिनेटिव कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये सब्जेक्ट की तरह प्लेस हो सकता है, लाइक अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल टू फॉरगिव इज डिवाइन, तो यहाँ पे देखो ये आगे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट की तरह लिखा है, तो ये इन्फिनेटिव कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट। दूसरा इन्फिनेटिव कैन बी यूज एज एन ऑब्जेक्ट, यानी ये पीछे लिखा होगा, लाइक अ नाउन। शी रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स, तो शी रिफ्यूज वॉट? टू ओबे, सो दिस बिकम्स योर ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव कैन ऑल्सो टेक एन ऑब्जेक्ट लाइक अ वर्ब, तो इन्फिनेटिव जो है ऑब्जेक्ट को वर्ब की जैसा भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल टू ड्रिंक मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, तो टू ड्रिंक इज योर सब्जेक्ट एंड टू ड्रिंक टेक्स एन ऑब्जेक्ट विद इट विच इज मिल्क, तो इन्फिनेटिव अपने साथ एक ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, लाइक अ वर्ब। सो इन दिस एग्जाम्पल टू ड्रिंक मिल्क जो है, ये पूरा 3 वर्ड्स का जो ग्रुप है, इज सब्जेक्ट टू वर्ब ऑफ दैट वर्ब इज। टॉकिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव्स, वी नो इट इज टू इन्फिनेटिव्स एंड बेयर इन्फिनेटिव्स। टू इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? व्हेन द इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड विद टू, दे आर कॉल्ड टू इन्फिनेटिव्स। जैसे टू प्ले, टू सी, टू कम एक्सेट्रा, जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस में देखा हुआ है। What are bare infinitives? Infinitives which are used without to, they are called bare infinitives. For example, I'll let him sit here, ये सही है। फिर I'll let him to sit here, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे sit जो है I'll let him sit here। अभी देखो आगे, I let him sit here, she lets him sit here, you let him sit here। तो आप देख रहे हो let वाला जो verb है वो फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि वो बदल रहा है विद द चेंज इन नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जहाँ आई, शी, यू किया हमने, तो किसी में लेट हो रहा है, किसी में लेट्स हो रहा है। लेकिन जो सिट है वो तीनों में कॉमन है, उसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट है। और साथ ही आप देख रहे हो उसमें टू भी नहीं लगा है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। सो आई लेट हिम वॉट सिट, यू लेट हिम वॉट सिट। तो ये जब आप चेक करोगे तो यू विल फाइंड कि ये नाउन है, ऑब्जेक्ट है, सिट एक्शन वर्ड है, वर्ब जैसा है, इसलिए वर्ब भी है, ये नाउन भी है, इसीलिए ये इन्फिनेटिव है। और क्योंकि ये टू नहीं लगा हुआ है इसलिए ये कहलाएगा बेयर इन्फिनेटिव। सो दिस इज एन एक्सरसाइज, अ शॉर्ट एक्सरसाइज फॉर यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड। दे मेड द पेशेंट वॉक, तो मेड यहाँ पे फाइनाइट है, वॉक यहाँ पे नॉन फाइनाइट है, इसको आप चेक करके देखेंगे। आई डेयर नॉट डू इट अगेन, dare is finite, do is non-finite. They saw the children cross the road, saw is finite, cross is non-finite. You need not go to office today, need is finite, go is non-finite. She had rather work than play, तो work is non-finite और इसमें कोई finite verb
है नहीं है, इसमें हैड लिखा हुआ हमने, सो ये चेंज नहीं करता ऑफ कोर्स. सो देयरफॉर you can check according to the rules which I have already explained you for the non-finite and finite, that is infinitives and finite verbs. Uses of infinitives हम already आपको एक बार बता चुके हैं शॉर्ट में. This is again, it can be used as a subject, it can be used as an object, or it can be used as a complement of the verb. तो play थर्ड सेंटेंस जो है वो देख लीजिए आप एक बार. He seems to play well. तो इसमें प्ले जो है, टू प्ले जो है वो कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हो रहा है, ज़्यादा समझा रहा है सीम्स का जो वर्ब है उसको. सो कॉम्प्लीमेंट मतलब टू ऐड अप द मीनिंग, कि किसी चीज़ को और स्पष्ट करके अगर आपको समझाना है तो वो कहलाता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है इसका. और एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये हमने पिछले एग्जाम्पल्स में भी समझा है, इसमें भी देख लीजिए आप कि एज अ सब्जेक्ट मतलब शुरुआत में हम रख रहे हैं उसको, टू सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टू सी इज़ टू बिलीव, देखने के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए विषय इस सेंटेंस का टू सी है, सब्जेक्ट इज टू सी. और ब्रेव मैन डू नॉट फियर टू डाई, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन ब्रेव मैन डू नॉट फियर व्हाट. तो जवाब आएगा टू डाई, यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू डाई विच इज़ अ नाउन. So this is how you can find out whether it is used as a subject or an object. और complement तो verb के ठीक बगल में होगा, और यहाँ पे सभी में to के साथ यूज़ हो रहा है, यानी ये सब two form of infinitives हैं. There are more uses as an object of the preposition, यानी कि जो infinitive है वो object की तरह आप यूज़ कर सकते हैं. preposition के object यानी preposition के ठीक पीछे लगा होगा. I am about to go, तो यहाँ पे देख रहे हैं अबाउट प्रपोजिशन है और टू गो ऑब्जेक्ट है. एज एन एडजेक्टिव तो नाउन प्लस इन्फिनेटिव यूज़ होता है यहाँ पे. तो हियर इज़ अ हाउस टू लेट, यानी कि किराए पे खाली है ये मकान. तो हाउस है नाउन, और नाउन का डिटेलिंग है टू लेट, यानी वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. फिर है एज एन एडवर्ब, तो द इन्फिनेटिव मॉडिफाई द वर्ब, तो हो गया एडवर्ब. सो वी ईट टू लिव, इसका मतलब हो गया वी ईट इन ऑर्डर टू लिव, तो हम खाते हैं जीने के लिए. तो यहाँ पे जो टू लिव है वो एक्सप्लेन कर रहा है वर्ब ईट को, इसलिए वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है. फिर इन्फिनेटिव क्वालिफाई एडजेक्टिव, तो जब इन्फिनेटिव क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव को तो भी वो एडवर्ब बन जाएगा. तो यहाँ पे लिखा है आई एम ग्लैड टू मीट यू, तो आई प्रोनाउन है, ग्लैड एडजेक्टिव हो गया, किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये ग्लैड एडजेक्टिव हो गया, और ग्लैड को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब टू मीट. तो ग्लैड कब हो रहे हैं, मिलकर हो रहे हैं, तो टू मीट इज़ योर एडवर्ब बिकॉज इट इज़ मॉडिफाइंग एडजेक्टिव. तो आपको पता होगा कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, केवल वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता. फिर नेक्स्ट बात है द इन्फिनेटिव क्वालिफाई द एडवर्ब, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है. तो आई कम हियर टू स्टडी, तो आई प्रोनाउन है, कम आपका वर्ब हो गया, कम कहाँ, हियर, तो हियर इज़ मॉडिफाइंग द वर्ब कम, इसलिए हो गया ये एडवर्ब. एडवर्ब कौन सा हो गया, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब हियर को भी मॉडिफाई कर रहा है कि भाई यहाँ क्यों आ रहे हो, तो टू स्टडी, तो इस टू स्टडी जो है वो मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब को, एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर को, इसलिए वो बन गया एडवर्ब ऑफ रीज़न. सो आपको पता होना चाहिए कि जो इन्फिनेटिव है या जो एडवर्ब है वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. तो यहाँ पे जो हमारा इन्फिनेटिव है वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, और वो कम को नहीं मॉडिफाई कर रहा है, वो एडवर्ब हियर को मॉडिफाई कर रहा है, जबकि हियर जो है वो वर्ब कम को मॉडिफाई कर रहा है. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू. साथ ही साथ इन्फिनेटिव क्वालिफाई अ सेंटेंस ऑल्सो, यानी इन्फिनेटिव जो है किसी सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं. लाइक टू बी फ्रैंक आई एम टू बी ब्लेम्ड, तो अगर मैं स्पष्ट कहूँ तो मुझे ब्लेम करना चाहिए, तो आई एम टू बी ब्लेम्ड ये पूरा सेंटेंस है. अब इसका और आपको मॉडिफिकेशन करना है तो आपने आगे लगा दिया टू बी फ्रैंक, तो ये स्पष्ट कहूँ तो दिस बिकम्स योर एडवर्ब एंड इट इज़ क्वालिफाइंग द होल सेंटेंस विच इज़ आई एम टू बी ब्लेम्ड. Last is in apposition to it.
इट के सपोर्ट में। अपोजिशन होता है सपोर्टिव, ऑपोजिशन होता है विरोध। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट एन आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट, क्या डिफ़िकल्ट है? इट का ही क्लियरेंस है कि लिखना डिफ़िकल्ट है। तो टू राइट इज एक्सप्लेनिंग और apposition, it is in opposition to the pronoun it. It supports that. In passive voice also it is used. Suppose women want to be treated with respect. So women want to be treated with respect by everyone. तो यहाँ पे to be treated is your passive voice में यूज़ हो रहा है आपका infinitive. इसके बाद एक एक्सरसाइज है विच यू कैन सी बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट राइट नाउ. इस एक्सरसाइज को मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी. यू कैन कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो. सो यू कैन हैव दिस एक्सरसाइज, सी इट, पॉज इट, राइट इट डाउन एंड कैन सॉल्व इट. लेकिन सोल्यूशंस मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. ऑल्सो द 2 चैप्टर्स जो इसके बचे हैं, जेरेंट्स और पार्टिसिपल, उसके लिए भी एक ही वीडियो में इसमें नहीं हो पाएगा. वो नेक्स्ट वीडियो में अलग से जेरेंट्स और अलग से ही आपको एक पार्टिसिपल का वीडियो अपलोड करेंगे. सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड. यू कैन पॉज द वीडियो टू राइट दीज सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू डू योर एक्सरसाइज. So this is another exercise. You have to fill in the blanks with using the infinitives. या तो आप टू लगा कर इन्फिनेटिव बनाइए. जैसे पहला वाला मैं आपको ओरली बता दूँ, यू आर रिस्पेक्टेड डैश द विंडो. सो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो. तो यहाँ पे आपको जो हिंट वाला वर्ब है क्लोज, उसके साथ टू लगाना है. प्लीज़ हेल्प हिम डैश द सम टू सॉल्व द सम. ही स्टॉप डैश इन द फैक्ट्री. ही स्टॉप टू वर्क इन दिस फैक्ट्री. टू सी इज़ टू बिलीव. You should not be allowed to read novels. It is no use over spit milk. It is no use to cry. You had better to leave my house. Quinoa is better in to taste. So there are more exercises about infinitives which needs discussion. तो वो exercises and there is some more information about various types of infinitives. So to infinitives होता है, enough के साथ infinitive का यूज़ होता है. तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी. कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय फॉर नाउ.